हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कन्हैया यादव और आप देख रहे हैं फिजिक्स 369 द की टू कॉन्सेप्ट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इलास्टिसिटी के मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है और उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, उनकी कैटेगरीज भी हमने देखी। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और हम किस तरीके से उनका यूज करते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। नाउ द फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट हुक्स लॉ, ये रॉबर्ट हुक जो थे उनके नाम पर बेस्ड लॉ है क्योंकि उनका डिस्कवर्ड लॉ है। रॉबर्ट हुक के हिसाब से किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो जनरेट होता है डिफॉर्मिंग फोर्स की मदद से। हम जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स डालेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन स्ट्रेस के साथ साथ ही उसके डायमेंशन में चेंज भी होगा जिस ऑब्जेक्ट पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसके डायमेंशन में चेंजेस भी उतने ज़्यादा होंगे। इसलिए ये सिंपली हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी स्ट्रेस डाला गया ऑब्जेक्ट पे उसमें स्ट्रेन दिखाई दिया है और जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उतना ज़्यादा स्ट्रेन दिखाई देता है। इसलिए हुक्स लॉ वैलिड है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन नहीं दिखाता। रीज़न ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट लेस इलास्टिक होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जो टूट जाते हैं। इसलिए इलास्टिक लिमिट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक इलास्टिक लिमिट होता है कि कितना स्ट्रेस वो सह सकता है बिफोर ब्रेकिंग। कोई चीज़ टूटने से पहले कितना स्ट्रेस संभाल सकता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूलर फोर्स उसके बॉडी को कब तक इंटैक्ट रख सकते हैं, जोड़े रख सकते हैं, उसके ऊपर उसकी इलास्टिक लिमिट सेट होती है। और इलास्टिक लिमिट के हिसाब से ही हम उसके ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस डालकर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। सो हुक्स लॉ का कहना है इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक कांस्टेंट होगा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करेगा। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कई कैटेगरीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन के कई टाइप थे। तो हम सबसे पहले आते हैं मॉडुलस, जो यंग्स मॉडुलस के नाम से फेमस है। सो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस कहता है हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि टेंसाइल स्ट्रेस भी टेंसाइल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप के हैं। ये स्ट्रेस का टेंसाइल टाइप है और ये स्ट्रेन का टेंसाइल टाइप है। सो ये दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मैं y एज ए कांस्टेंट ले रहा हूं बिकॉज इट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। यंग के नाम से फेमस है क्योंकि यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये सबसे पहले अराइज हुआ था हुक्स लॉ की मदद से। y से इसको डिनोट किया जाता है इनटू टेंसाइल स्ट्रेन। सो यंग्स मॉडुलस कैन बी रिटन एज, स्ट्रेन इस तरफ लेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ये हुआ यंग्स मॉडुलस। और इस तरीके से यंग्स मॉडुलस डिफाइंड होता है। इसका इस्तेमाल इलास्टिसिटी के उस पर्टिकुलर पार्ट को मेजर करने में होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेचेबल है। जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस वो ऑब्जेक्ट उतना कम स्ट्रेचेबल होता है, और जितना कम यंग्स मॉडुलस वो उतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। इसका मतलब ये है कि रबर का यंग्स मॉडुलस बहुत कम होगा, स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टील को खींचोगे उसके डायमेंशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। दैट मीन्स स्ट्रेन बहुत ही स्मॉल नंबर होगा बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, मतलब यंग्स मॉडुलस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। पर रबर स्ट्रेस उसमें ज़्यादा जनरेट नहीं होता क्योंकि वो ईजिली शेप चेंज करता है। स्ट्रेन बहुत आता है उसमें क्योंकि शेप चेंजेस होते हैं, इसीलिए यंग्स मॉडुलस रबर का बहुत ही कम होगा। इस तरीके से यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को मेजर करता है। अब आते हैं यंग्स मॉडुलस के यूनिट पे। तो हमें याद है स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है पिछली वीडियो में हम बताना भूल गए थे। सो नीचे नोट की तरह लिखा हुआ आया, नोट में लिखकर आया था कि
स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज स्ट्रेन में चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन हम लिखते हैं रेसिप्रोकल के, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स में। सो ऊपर और नीचे के डायमेंशन सेम है जो कैंसल आउट्स हो जाते हैं और हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलती है, मतलब स्ट्रेन को कोई डायमेंशन नहीं होता। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब स्ट्रेस को जो यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस को भी यूनिट है, यानी कि प्रेशर का ही यूनिट यंग्स मॉडुलस पे भी इस्तेमाल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यंग्स मॉडुलस टेंसाइल टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है जो रॉबर्ट हुक्स लॉ से आया है। सेम इसी तरीके से यंग्स मॉडुलस के अलावा हम और मॉडुलस भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लें तो वो कहलाता है बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के लिए वाई सिंबल है और बल्क मॉडुलस के लिए सिंबल है के। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, जिससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट, जिसको हम बल्क कांस्टेंट कह रहे हैं, बल्क मॉडुलस कह रहे हैं, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होगा। ये एक वर्ड है, वी कोई एक डिफरेंट कांस्टेंट नहीं है, टू बी क्लियर। और ये बल्क मॉडुलस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इस केस में भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अपर पार्ट स्ट्रेस है जिसका यूनिट वो है और स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। इसका भी यूनिट जो है प्रेशर का ही यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए बहुत ही यूजफुल होता है मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी नापने में, कि कोई मटेरियल को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी मटेरियल को अगर हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब हम उसके अंदर वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। अगर वॉल्यूम स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि के बहुत ही छोटा होगा, मतलब जितने कंप्रेसिबल मटेरियल होंगे उनका के बहुत ही छोटा होता है और जितने नॉन कंप्रेसिबल मटेरियल होंगे उनका के ज़्यादा होगा। सो के इस कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। के ज़्यादा होना मतलब नॉन कंप्रेसिबल, के कम होना मतलब कंप्रेसिबल है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो है किसी मटेरियल की या गैस की, लिक्विड की, वो बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो बल्क मॉडुलस की मदद से हम मटेरियल्स, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस के हम कंप्रेसिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। इस काम बल्क मॉडुलस आ सकता है। फॉर एन इंफॉर्मेशन आई कैन ऑल्सो राइट कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होता है, मतलब C इज इक्वल टू 1 बाय K। Compressibility is 1 upon bulk modulus. So bulk modulus is very useful to find out the compressibility of some liquids or gases or any other materials. अगर हम solids की बात करें तो bulk modulus solids का बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसको compress करना उतना ही टफ काम है, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। सॉलिड मटेरियल का बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस का बहुत कम होता है। फॉर अ फन फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि हमारे घर में जो गैस सिलेंडर्स आते हैं, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो मोस्टली ब्यूटेन गैस या प्रोपेन गैस का मिक्सचर होता है जो एक कंप्रेसिबल लिक्विड है, गैस है, इसीलिए सिलेंडर्स में कंप्रेस करके भरा जा सकता है। जबकि नेचर में, नेचुरल गैसेस में 60 to 70% मीथेन गैस निकलती है, जिसको ब्यूटेन या प्रोपेन में कन्वर्ट करके इसमें भरा जाता है। रीज़न ये है कि मीथेन गैस नॉन कंप्रेसिबल है, उसका बल्क मॉडुलस बहुत ही ज़्यादा है और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए उसे सिलेंडर में भर पाना पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि मीथेन गैस को प्रोसेस करके जब ब्यूटेन या प्रोपेन में कन्वर्ट किया जाता है तो काफ़ी खर्च आता है और इससे गैसेस महंगी हो जाती है। और यही रीज़न है कि महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गैस की पाइपलाइन बिछाई जाती है ताकि मीथेन गैस को डायरेक्ट भेजा जा सके और उसे कंप्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। सो एक फन फैक्ट है। सो कंप्रेसिबिलिटी इज़ अ मेजर फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज नोन एज shear मॉडुलस, या उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। shear मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं
shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन से। सो shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन जो हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा, उन दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है उसको हम shear मॉडुलस कहते हैं। तो shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन के बीच जो मॉडुलस होता है उसको हम लोग ईटा लेटर, जो ग्रीक लेटर इयोटा है, उससे डिनोट करते हैं, और इसको दिया जाता है shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन से। इसका भी यूनिट सेम है क्योंकि स्ट्रेस और ये स्ट्रेन का यूनिट लेस होता है, तो ये भी सेम यूनिट एग्जिबिट करता है। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। रीजन ये है इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहने का, कोई भी ऑब्जेक्ट के 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी ना चेंज हो, ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं रिजिड पार्टिकल्स। सो यहाँ पर अगर स्ट्रेन ज़्यादा है शीयर का, इसका मतलब शेप में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, यानी ईटा बहुत ही कम है, और जिनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम होता है वो मटेरियल इजीली शेप चेंज कर सकते हैं, और जो रिजिडिटी के डेफिनेशन के अपोजिट है, क्योंकि रिजिडिटी में शेप नहीं चेंज होना चाहिए, साइज नहीं चेंज होनी चाहिए, सो शेप चेंज होता है। इसलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिन ऑब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिजिड कहलाते हैं, और जिनका कम होता है वो कम रिजिड कहलाते हैं। सो पुराने एग्जाम्पल्स याद करें तो आटा, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत ही कम होगा क्योंकि इजीली शेप चेंज करता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। बट वहीं स्टील या डायमंड की बात करें तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आते, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा सकते हो, स्ट्रेस बढ़ा सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इसीलिए ऐसे मटेरियल की रिजिडिटी ज़्यादा होती है और ये मटेरियल रिजिड मटेरियल्स कहलाते हैं। हालांकि परफेक्टली रिजिड मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में, बट नेचर में पाए जाने वाले मटेरियल्स में डायमंड परफेक्ट रिजिड के बहुत ही क्लोज है। सो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखो। हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे आगे के इलास्टिसिटी के कंसेप्ट, उनके यूजेस और कुछ और मैथमेटिकल टूल जिनका इस्तेमाल होता है इलास्टिसिटी को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।